Friends, today we will read chapter 2nd in political science constitutional design. That means संवैधानिक निर्माण. कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब होता है संवैधानिक निर्माण. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट द डेमोक्रेसी and you know India is a democratic country and India follow the democratic system. Okay, and democracy is necessary because in the previous chapter we knew that in a democracy the rulers are not free to do what they like, and we knew also democracy is a form of government in which the ruler is directly elected by the people. And you also know that democracy is a form of government. Democracy क्या होता है? Democracy जो है वो सरकार का स्वरूप होता है ना. फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो सरकार है वो किस प्रकार की व्यवस्था को फॉलो करती है. तो लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या है? एक व्यवस्था है किसी भी सरकार को बनाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए. लेकिन सरकार बनाने की व्यवस्था तो हमने बताई कि लोकतंत्र जो है वो सरकार बनाने की एक व्यवस्था है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है लोग जो होते हैं, जो जनता होती है वो अपने शासक का चुनाव करती है. ये बात हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं. ठीक है, हमने लोकतंत्र के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, उनके क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी को, सारे हमने पढ़े. लेकिन इस अध्याय में हम जानेंगे कि कुछ ऐसे सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे निश्चित मूलभूत नियम होते हैं नागरिकों के लिए और सरकार के लिए जिनको वो फॉलो करते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार के जो रूल्स है ना होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि इस प्रकार के रूल्स का जो सेट होता है, इस सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में जो है पढ़ चुके होंगे कि जब हम संविधान की परिभाषा देते हैं या संविधान को परिभाषित करते हैं तो हम बोलते हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड विच इज फॉलो बाय द सिटीजन्स एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ओके, यानी कि सरकार और उस देश के नागरिक जिस नियम कानूनों को फॉलो करते हैं, जिन नियमों कानूनों को फॉलो करते हैं उसे हम संविधान कहते हैं. क्या कहते हैं? संविधान. क्योंकि हम इस अध्याय में संवैधानिक निर्माण की चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है. लेकिन उससे पहले हमें संविधान को जानना आवश्यक है कि संविधान शब्द जो है उसकी व्याख्या करना आवश्यक है कि संविधान होता क्या है. तो संविधान क्या होता है? There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि संविधान क्या होता है. All such rules together are called constitution as the supreme law of the country. संविधान क्या होता है? संविधान जो है वो देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है. तो कानून से संबंधित जितने भी जब कोई भी केसेस होता है, कोई भी कोर्ट के अंदर केस जाता है तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? वो हाईएस्ट कोर्ट है. इसी प्रकार से जो कंट्री का जो सुप्रीम लॉ होता है वो क्या होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है. सो यू कैन से दैट the constitution is a set of rules, है ना, in which the law for the citizens as well as the government. Okay, and the constitution determines the right of citizens, the powers of the government and how the government should function. So many functions are also given in the constitution, like you know the right of the citizens, or we have a 6 fundamental rights and the all rights also given in the constitution. तो सिटीजन्स के जो राइट होते हैं वो संविधान में दिए गए हैं. पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो शक्तियां हैं,
और सरकार को कैसे फंक्शंस करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, सरकार के क्या फंक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इस अध्याय में कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम पूछेंगे कि संविधान का जो निर्माण होता है लोकतंत्र में वो कैसे होता है, और वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की आवश्यकता क्यों है, एंड हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, और संविधान को कैसे एक तरीके से संविधान का जो खाका है वो कैसे खींचा जाता है, एंड हु डिजाइंस देम एंड इन व्हाट वे, और उनको कौन डिज़ाइन करता है ना, उसका तरीका क्या होता है, एंड व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आकृति है उसके लिए वैल्यूज़ क्या है ना। एक लोकतांत्रिक राज्य के अंदर जो है संविधान बनाने के मूल्य क्या होते हैं, है ना, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशंस। एक बार अगर संविधान में जो परिवर्तन, संविधान को अगर एक्सेप्ट हो गया, वो स्वीकृत कर लिया गया, तो क्या हम उसमें आवश्यकता अनुसार, है ना, क्योंकि बदलते जो है कंडीशंस के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश के संविधान में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो प्रथम संशोधन हुआ, द्वितीय संशोधन हुआ, पहला तो 1951 में ही हो गया था प्रथम संशोधन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी 100 से भी ज़्यादा संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। तो हम बदलते माहौल या बदलते समय के अनुसार और जनता की ज़रूरतों के अनुसार जब उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened them and how the South Africans went about his task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made and what its fundamental values are and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. इस अध्याय के अंदर हम जो है एक रिसेंटली जो एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ है साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका जो रिसेंटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और ये बना है डिकेड ऑफ 90s, है ना, 90s के डिकेड में ये बना है। और उस समय जो है साउथ अफ्रीकन्स ने किस प्रकार से जो है अपने संविधान का निर्माण किया, और उसके अलावा हम इस भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, और क्या क्या फंडामेंटल वैल्यूज़ होते हैं और उसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है, और सिटीजन्स के लाइफ के बारे में और सरकार के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो क्योंकि उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सरकार के क्या फंक्शंस हैं, सिटीजन्स के क्या राइट होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सभी ऐसे जो महत्वपूर्ण एक तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की चर्चा करेंगे, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ, संविधान बना। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर जो है एक लोकतांत्रिक संविधान, है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी आधारशिला कैसे रखी गई, है ना। उसके बाद हम अपनी कंट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम रिसेंट जो हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, है ना, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ओके, ये नेल्सन मंडेला है ना। इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के अंदर। नेल्सन मंडेला जो है वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना, और वो पहले राष्ट्रपति बने। एक लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका, एक लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए वो हुए नेल्सन मंडेला, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, एंड ही became the first president after the implementation of the constitution. Okay, and after that, you know, we will read, I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities.
It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो ये जो स्टेटमेंट है वो नेल्सन मंडेला का है। जैसा मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले राष्ट्रपति बने लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के, तो उन्हीं का ये स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा मैं लड़ा किसके खिलाफ? वाइट डोमिनेशन के खिलाफ, और मैं लड़ा ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा, है ना। सिर्फ वाइट डोमिनेशन, क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो ब्लैक का नाम ना लें, ऐसा नहीं है। वो ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़े, वो वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़े। एंड आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक। उन्होंने कहा कि मैंने लोकतंत्र के आइडियल्स को, लोकतंत्र के आदर्श को माना, है ना, और एक स्वतंत्र समाज में जिसमें सभी व्यक्ति साथ साथ भाईचारे से रह सकें और उनके पास समान अवसर हों, ठीक है। और ये एक ऐसा आदर्श है जो कि ये आशा दिलाता है कि वो साथ साथ रहें और साथ साथ अपने जो है वो अचीव कर सकें। लेकिन ये आवश्यकता है कि एक ऐसा आइडियल है जो कि मुझे, है ना, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर टू डाई, यानी मरने के लिए भी मुझे वो क्या करता है? तैयार करता है। अगर मैं एक ऐसे आदर्श की कल्पना करता हूँ या एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जिस समाज में एक लोकतांत्रिक समाज हो, वहाँ सभी लोग साथ मिलजुल करके रहें, भाईचारे से रहें, ठीक है, कोई किसी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना करे, तो ऐसे उनके विचार थे। और अगर ऐसे इसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। दिस वॉज नेल्सन मंडेला being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेटमेंट है नेल्सन मंडेला का है, तो उन्होंने उनके ऊपर एक देशद्रोह का आरोप लगा था, है ना, और ये आरोप किसने लगाया? साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने। तो वो है, और उनके साथ 7 अन्य जो नेता थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई 1964 में, क्योंकि वो वहाँ की जो अपार्टहाइड रिजिम गवर्नमेंट थी उसका वो विरोध कर रहे थे। अपार्टहाइड क्या होता है? अपार्टहाइड को बोलते हैं रंग भेद, क्योंकि वो जो सरकार थी वो रंग के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव कर रही थी, क्योंकि वो वाइट कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। उन्होंने अगले करीब 28 वर्ष जो है साउथ अफ्रीका में जेल में बिताए, और ये जो जेल थी काफ़ी एक भयानक जेल थी जिसका नाम था रॉबेन आइलैंड में ये जेल थी, ठीक है। नाउ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहाइड, रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष रहा उनका। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way that occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. तो रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, तो वो संघर्ष की नीड क्यों थी, और वहाँ किस प्रकार से वाइट जो कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने किस प्रकार सत्ता पर कब्जा किया। तो अपार्टहाइड जो होता है वो एक नाम है एक ऐसे सिस्टम का जिसमें हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, या हम उसको कहें रंग भेद का जो भेदभाव है। तो ये केवल यूनिक है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, जहाँ वाइट जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक सिस्टम को इम्पोज किया था साउथ अफ्रीकन्स पर, और ये हुआ 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान। जो व्यापारिक कंपनियां थीं यूरोप से जो आईं, और उन्होंने अपने आर्म्स और फोर्स से वहाँ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसी तरीके से उन्होंने जैसे भारत में किया था, हमारे यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो पहले वो कंपनी के रूप में आई, बाद में उन्होंने देश की सत्ता पर कब्जा किया। और जो वाइट्स थे, नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर। तो उन्होंने क्या किया कि जो वाइट थे जो अधिकतर संख्या में वो वहाँ पर सेटल हो गए साउथ अफ्रीका में, और वो लोकल रूलर वहाँ के बन गए, स्थानीय शासक बने। द सिस्टम ऑफ अपार्टहाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो अपार्टहाइड जो है वो लोगों को
उनके कलर के आधार पर, उनके त्वचा के कलर के आधार पर क्या करता है, बांटता है। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। तो जो वहाँ के नेटिव पीपल्स थे, है ना, साउथ अफ्रीका के, वो कैसे थे, वो ब्लैक इन कलर थे, यानी कि कलर में उनका कलर कैसा था, काला था। और उन्होंने जो है करीब अगर हम देखें तो 3/4 जो जनसंख्या थी वो इन्हीं लोगों की थी, जिनको ब्लैक्स कहा जाता था। Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. इसके अतिरिक्त जो दो समूह थे और उनमें वो लोग शामिल थे जैसे मिक्स्ड रेसेस उनको कहा जाता था, मिश्रित कलर वाले, तो उनमें उनको कलर्ड पीपल कहा जाता था, या रंगीन चमड़ी वाले जिनको कहा जाता था, जो कि भारत से वहाँ पर माइग्रेट हुए थे या उन्होंने भारत से जाकर के वहाँ रहने लगे थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। तो जो वाइट रूलर्स होते थे उन सभी नॉन वाइट्स को कैसा मानते थे, बाहरी मानते थे, चाहे वो कलर्ड स्किन वाले हों चाहे वो ब्लैक कलर वाले हों। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और जो नॉन वाइट्स लोग थे, जो अश्वेत, हम जिसको कहें, श्वेत नहीं कहेंगे, तो जो अश्वेत लोग थे, है ना, उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम्स वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, bus, taxi, hotels, hospital, schools and college, libraries, cinema hall, theaters, beaches, swimming pools. तो जो अपार्थाइड सिस्टम था पर्टिकुलरली उसमें क्या है, ब्लैक्स को दबाया जा रहा था, और उनके जो रहने वाले जो क्षेत्र थे जहाँ पर वो निवास करते थे, या अगर हम कहें तो वे जहाँ पर कार्य कर सकते थे, इस प्रकार के जो वाइट एरियाज़ में उनको परमिट नहीं था कि वो ट्रेन में, बस में बैठ सकें, टैक्सी, होटल्स में जा सकें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, जो भी पब्लिक प्लेसेस होते थे वहाँ पर जहाँ पर वाइट लोग रहते थे या वाइट लोगों का प्रभुत्व होता था, उन क्षेत्रों में उनको परमिशन नहीं थी। तो ये तो साफ साफ क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक भेदभाव था रंग के आधार पर, वाइट और ब्लैक को लेकर के। जैसे हमारे समाज में भी होता है, हमारे समाज में जो एक भेदभाव था स्वतंत्रता से पहले और आज भी है, वो जातिगत भेदभाव है ना, यानी कि अपर और लोअर का, एक अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट से है, तो वो समाज में हमें दिखाई देता है कि भाई ये अपर वाला है तो लोअर को देख करके उसके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब हमारा संविधान बना, यही चीज़ें उसमें जो है इंक्लूड की गई, तो संविधान अभी 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आज भी हमारे संविधान के उस परिवर्तन से काफ़ी परिवर्तन हमें समाज में दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से जो एक साउथ अफ्रीका था, उसके अंदर किस प्रकार सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं ब्लैक कम्युनिटीज़ के लिए एक, अगर हम कहें तो उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, और उनको लीड किसने किया, नेल्सन मंडेला ने लीड किया उनको। इसके बारे में और आगे विस्तार से हम जो है कल चर्चा और करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है समस्याएं थीं जो कि जिसके कारण जो है साउथ अफ्रीका में इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हुई। ठीक है।